सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं सलमान मिर्जा आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, इमरान खान की साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट की स्टोरी ने बेनकाब कर दिया है। इंटरसेप्ट ने सबसे पहले यह दावा किया है कि उनके पास साइफर की कॉपी नहीं है और किसी सोर्स ने भी इसको कंफर्म नहीं किया। ये बात यह साबित करती है कि यह एक मुकम्मल तौर पर झूठी और मनगढ़ंत स्टोरी है। दूसरी बात यह कि अगर फर्ज करें कि उसे मान भी लिया जाए कि इमरान खान के गुमे हुए साइफर की कॉपी है जो अमेरिकन को बेवकूफी से आर्जी फायदा हासिल करने के लिए दी गई थी, तो यह तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि इससे तो यह साबित हो गया कि कोई अमरीकी साजिश नहीं थी बल्कि सख्त सिफारती जबान का इस्तेमाल था जो 12 दफा पहले भी किया जा चुका है। इस पूरी स्टोरी ने एक बार फिर यह बात साबित नहीं की कि वही इमरान खान का घिसा पिटा बयानिया जो पिछले 1 साल से पीट रहा है। अखबार का अपना दावा है कि जो दस्तावेजात उनके हाथ लगा है उसकी तस्दीक करने के लिए उन्होंने कोशिश की है, मगर वो इस मरासले की तस्दीक नहीं कर सके। यहां यह बात अहम है कि अखबार को खुद भी इस मरासले की तस्दीक का इल्म ही नहीं है, यानी यह मरासला जो अखबारी दावा कर रहा है वो एक जाली मरासला है। मरासले की तस्दीक के लिए अखबार एक दूसरे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अखबार डॉन का सहारा ले रहा है कि हमारे पास जो मरासला है वो डॉन की रिपोर्टिंग से मेल जोल रखता है। तो फिर तो शायद यह मरासला ही डॉन की किसी रिपोर्ट को देखकर ही बनाया गया है। अखबार का यह भी दावा है कि इस मरासले में डोनाल्ड लूस से मंसूब रिमार्क्स में लिखा है कि अगर इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई तो मेरा यह ख्याल है। यहां यानी अखबार खुद यह दावा कर रहा है कि यह डोनाल्ड लू का ख्याल था, ना कि अमरीकी धमकी। यही तो नेशनल सिक्योरिटी के एलामिये और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 12 बार कहा जा चुका है कि कोई धमकी नहीं मिली और ना ही कोई साजिश हुई। और सबसे अहम सवाल तो यह है कि अगर इसको साइफर या साइफर की मालूमात माना जाए तो इमरान खान बार बार मान चुका है कि साइफर की कॉपी जो उसके पास थी या उसकी मालूमात का उसको कुछ पता नहीं। अब यह पता लग रहा है कि उस साइफर की कॉपी या उसकी मालूमात कहां पर है। इस पर हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मुजरिमान को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के वक़ार और कौमी साख को इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अपने मसमूम मकासद के हुसूल के लिए सिफारती ताल्लुकात से जुड़ी हुई मालूमात को अफशा करना मुल्की कानून की सख्त तरीन खिलाफ वर्जी है और पाकिस्तान की साख्त और सिफारती अमल का एतमाद का कत्ल है। अफवाज और पाकिस्तान मुखालिफ इमरान खान के जाने पहचाने हिमायती से इस आर्टिकल को लिखवाना भी नित नए सवालात को जन्म देता है। साइफर प्रोपेगेंडा पर कुछ मजीद सवाल और हकायक कुछ इस तरह हैं कि साइफर पर हैरानकुन बात यह है कि ये सारी बातचीत बाहर बैठे हुए लोगों से करवाई जा रही है, जबकि पीटीआई के अपने लीडर्स यहां पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। किधर है शाह महमूद कुरैशी? वो इस पर क्यों खामोश हैं और अवाम के सामने आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे? दूसरी बात यह है कि असद मजीद ने इसी आर्टिकल के आखिर पर अपनी असेसमेंट देते हुए कहा था कि यूएस ने आउट ऑफ टर्न पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर बात की है और यह कहा कि इस पर सोच विचार की जरूरत है और यूएस को डिमार्श देने का भी कहा। असल सवाल तो यह है कि क्या उसने यह कहा कि किसी किस्म की साजिश हुई है या जनरल बाजवा ने किसी किस्म की साजिश की है? इमरान खान और आजम खान की होने वाली ऑडियो लीक में आजम खान कह रहा है कि हम इस साइफर के नोट्स बना लेंगे और उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना देंगे और इससे खेलेंगे। यानी नोट्स जो उस वक्त आजम खान ने लिए थे वो अमेरिका में अपने पैरोकारों के जरिए और पीटीआई के मंजूर नजर राइटर मुर्तजा हुसैन के जरिए लीक कर दिए गए। ये पाकिस्तान की सिफारती साख्त और क्रेडिबिलिटी पर एक संगीन वार है जिसकी मुकम्मल तहकीकात और इंक्वायरी करना अशद जरूरत है ताकि इस संगीन ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियली के जिम्मेदारान को कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके। मुसामा गाजी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन पर भी बात करेंगे और महमूद मौलवी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। नवीद हयात मलिक साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा गुफ्तगू का सिलसिला करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू महमूद मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, ये फिर से ये सारा मामला निकलकर सामने आया है, क्या कहेंगे सर इस सारे मामले पर आप? देखिए, मैं कहूंगा, देखिए साइफर जो है ना एक यूजुअल चीज है और इमरान खान साहब ने इसको यूज किया पॉलिटिकल माइलेज के लिए। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में
जो भी नारा लगता है अमेरिकन के खिलाफ या किसी के खिलाफ, तो वो लोग उसको एंजॉय भी करते हैं और लोग बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसीलिए इमरान खान साहब ने इसको यूज किया उस वक्त पॉलिटिकल माइलेज के लिए, क्योंकि उस वक्त पीटीआई का ग्राफ बहुत नीचे जा चुका था और जो है इसीलिए जब हुकूमत उनकी गई तो काफी नीचे था, तो कोई ना कोई जवाब चाहिए था वापस लोगों को, मैं कहूँगा अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको यूज किया गया। आप देखें कई दफा ऐसे भी उसके बाद जो है चेयरमैन साहब ने अमेरिकन से भी कहा कि नहीं जी अमेरिकन जो है मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ और अमेरिकन ने ये नहीं किया। देखिए वो चीजें यू टर्न पे यू टर्न लेते रहे हैं। कभी कहते रहे कि जी अमेरिकन ने कराया, फिर कहने लगे मेरी हुकूमत बाजवा साहब ने गिराई, फिर कहने लगे कि एक साजिश हो गया। देखिए एक चीज था इनको, मैं भी उस पार्टी में रह चुका हूँ, एक प्रॉपर चेकमेट मिला था एज पर पॉलिसी, ठीक है ना, एज पर नॉर्म्स। देखिए ना एज पर नॉर्म्स अगर हमारे पास जो है वोट पूरे नहीं थे और दूसरी हुकूमत जो है ऑपोजिशन ने आके गवर्नमेंट बनाई तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन सर अभी जो फिलहाल इसको अपने मकासद के लिए अभी शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आके इस पर बयान देते? अब ये तो मैं देखे ये सवाल तो मैं कहूंगा कि वो लोग जो छुपे हुए हैं, ठीक है ना, वो इस दिन के लिए छुप रहे थे कि जी खान साहब को अगर अरेस्ट करेंगे तो इस वक्त हम निकलेंगे। वो इस वक्त क्यों नुमाया नहीं हो रहे हैं? उनको तो बाहर आ जाना चाहिए। वो छुप के अभी क्या करेंगे, कब तक छुपते फिरेंगे? उनको बाहर आना चाहिए। उनको तो देखे ना, उनको आज एहसास हुआ है कि अवाम जो है उनके साथ नहीं है, अवाम फौज। सर आप उनके बाहर आने की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा जब तहरीक इंसाफ के सरबराह को दोबारा हिरासत में लिया गया तो एक वीडियो भी शायद शाह महमूद कुरैशी साहब की निकलकर सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि लोग पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन लोग तो उसके लिए भी नहीं निकल रहे। देखे वो लोग उसी वक्त निकलते हैं जब कोई लीडर खुद तो निकले ना। मैं घर पे बैठ के कहूँ कि जी लोग निकले और मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठे रहूं तो लोग कैसे निकलेंगे? देखिए ये गलतफहमी थी कि जी एक आवाज लगाएंगे ये पूरा पाकिस्तान के रोडों पे लोग आएंगे। लोग जो है अब इतने बेवकूफ नहीं रहे हैं, उनको पता है कि फौज जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और फौज को डैमेज करना इस मुल्क को डैमेज करना है। तो इसमें कोई शख्स मुहब्बुल वतन शख्स मैं कहूँगा जो है वो फौज के अगेंस्ट नहीं जाएगा और उनको ये मालूम है कि फौज जो है इस मुल्क के रखवाले भी हैं और हर दुख और मसले में हमेशा पहल होते। तो सर ये जब अपने पे बात आती है तो ये सारे उसूल क्यों भूल जाते हैं? मुझे तो खुद तहरीक इंसाफ के सरबराह के बयानात याद हैं जो वो वजीर आजम थे या वजीर आजम बनने से पहले कि फौज को कमजोर नहीं किया जा सकता, वो मुखालफीन पर तनकीद करते थे, लेकिन जब अपने पे मामला आता है तो फिर ये सारी चीजें ये बातें कहाँ चली जाती हैं? देखिए यही तो बदकिस्मती है कि जब तक हुकूमत में होते हैं तो फौज से अच्छा कोई नहीं और जो है वो मुहब्बुल वतन भी है। जैसे हुकूमत से जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट बुरी भी है और वो दुश्मनी भी है उनको। यही तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। और देखें बाकी, और ये मैं कहूँगा ज्यादातर पार्टी जब हुकूमत से जाती है वो ये करती है। बदकिस्मती पीटीआई की ये थी कि ये तो दस्ते गिरेबान हो गए फौज के साथ। तो जब फौज के साथ दस्ते गिरेबान होने आएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अवाम निकलेगी? अवाम अपने फौज के खिलाफ निकलेगी? नामुमकिन चीज है। ठीक है, अच्छा मैं क्योंकि उसामा गाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूँ। जरा आगे उसामा गाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर ये अभी तक डिसाइड क्यों नहीं हो रहा निगरां वजीर आजम का मामला? मुलाकात भी हुई अपोजिशन लीडर राजा रियाज से और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पहली बार ये मुलाकात की वीडियो भी निकल कर आई। इससे पहले तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि जनाब मुलाकात हो भी रही है नहीं भी हो रही है, क्या हो रहा है? किसके नाम को ज्यादा गौर किया जा रहा है इस वक्त? क्या मामला चल रहा है? नाम सलमान एक ही होगा, असल में बात बन नहीं रही। मुख्तलिफ खबरें हैं। एक तो ये कि जरदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी चाहती है जलील अब्बास जिलानी साहब और मुझे कहा जाता है कि साबिक वज़ीर आज़म के वो करीबी हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी के यानी एक कजन है वो। जबकि मियां नवाज शरीफ साहब अभी इसहाक डार साहब के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। और वो कहते
आ रही हो। इसकी मुख्तलिफ वजूहात वो बताई है कि अगले कुछ महीनों में शायद IMF के साथ मामला कुछ बेहतर हो जाए, कुछ दोस्त मालिक से कुछ रकम आ जाए, तो वो क्रेडिट कुछ तो नून लीग के हाथ आ जाए, क्योंकि पिछले 16 महीने में बहुत ज्यादा मसाइल रहे हैं नून लीग को। जितनी महंगाई पाकिस्तान की तारीख में हुई है 16 महीने में, आई डोंट थिंक सो कि इसाकदार के मामले पर या नाम पर पीपल्स पार्टी या दीगर इत्तेहादी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। आपको क्या लगता है? उनके लिए मुश्किल है। वो कहेंगे कि देखिए ये तो बिल्कुल ही आपके बंदा ही आगे कंटिन्यू कर जाएगा, बड़ा मसला होगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, शायद पीपल्स पार्टी कोशिश ये है कुछ ऐसा नाम आ जाए जो मुख्तलिफ हलकों को भी काबिल कबूल हो, और इसहाक डार साहब का नाम शायद लगता है किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं शुरू से कहता था हुकूमत में ना आओ, बस इलेक्शंस में चले जाओ, मेरी बात नहीं मानी, अब देखें हमारे पास क्या रह गया है बताने को। वोट को इज्जत दो का बयान ये भी फारिग हो गया, महंगाई मुकाओ के लॉन्ग मार्च भी फारिग हो गए, बदतरीन हमारी कारकर्दगी हर सतह पे रही इंसानी हुकूक के हवाले से, आइन कानून, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह पर आपने देखा क्या अबतरी रही है, अदम इस्तेहकाम किस कदर है। अभी निगरान सेटअप के हवाले से आप देख लीजिए, अब तो राजा रियाज साहब जो कहते थे मैं नून लीग की टिकट पर लड़ूंगा इलेक्शन, अब उनका यह हाल हो गया कि वो टाइम नहीं देते मिलने के लिए। जो कहते थे मुझे पहचानते नहीं है, मुझे पहचानते नहीं है, नहीं अब वो किसी को नहीं पहचान रहा है। हाँ जी, और राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान इत्तेफाक नहीं हो सका। ये देखिए ना, चश्मे फलक ने ये सब भी देखना था। तो बात यह है कि जो नाम है वो आना ही आना है, ये अपनी कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये उस नाम पर मान जाते हैं तो और बात है, वरना इलेक्शन कमीशन तो है ही। जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम तो मुझे याद पड़ता है कि शायद 2018 में भी निगरान के हवाले से पुटअप किया गया था, कंसिडरेशन में था। जी, ये नाम मुसलसल रहते हैं, जब भी अब कोई पार्टी वो समझती है कोई एक शख्स है वो उनके ज्यादा करीब है, तो इस तरह से नाम तो देते ही हैं। तो हर पार्टी अपनी कोशिश, तो लगभग सुना है कि 30 लोग तो हो चुके हैं गिनते गिनते, क्योंकि जब राहिल शरीफ साहब का भी नाम आ गया, अब्दुल हफीज शेख साहब का भी आ गया, सरप्राइजिंगली कल आया वो। तो मैं जब हम लोग ट्रांसमिशन करके घर जा रहे थे तो मैंने देखा कि उनका नाम भी आया हुआ है। जी, तो नाम बहुत से हैं हर एक। अब तो बात यह है कि कुछ लोग तो मुबारकबाद भी वसूल कर चुके हैं, हद तो यह है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये मामला अब आगे इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएगा। अहम सवाल ये है कि मुबारकबाद वसूल की किसकी तरफ से है, ये डिपेंड करता है कि मुबारकबाद जिसकी तरफ से दी गई है ऑथेंटिक जो कितनी ऑथेंटिक है वो। मैं ये अर्ज करता हूं कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द से आएगा नाम। अच्छा, चले मैं जरा ये महमूद साहब से पूछ रहा हूं। महमूद साहब, क्या ये कब ये इस राज से पर्दा कब हटेगा, ये कब हमें पता चलेगा निगरां वजीर आजम कौन है? अब तो असेंबली भी तहलील हो गई है, अब ये कितने दिन की मजीद कहानी है ये? देखिए, मेरे हिसाब से 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। उसकी वजह ये कि स्टेबिलिटी आनी बहुत जरूरी है। और देखिए, नामों के ऊपर अब तो इतने नाम हो गए हैं कि दर्जन भर से ज्यादा नाम हो गए। मगर मेरा एक जिसको बोलते ओपिनियन है कि ये जितने नाम गर्दिश में है ये नहीं होंगे, और वो कहते हैं ना कोई डार्क हॉर्स निकल के आएगा। अच्छा, डॉक्टर साहब निकल गया नाम? मैं आपकी आखिर में बात सुन नहीं सका। मैंने कहा कोई डार्क हॉर्स जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल कोई इन जितने लिस्ट और फहरिस्त घूम रही है इनमें से कोई भी नहीं होगा, और कोई नया शख्स जो है का नाम आ जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं 30-32 नाम जो घूम रहे हैं इनमें से कोई कुछ नहीं होगा, एक और नाम निकल कर आएगा, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं तो यही देख रहा हूँ कि इनमें से कुछ नहीं होगा, कोई नया नाम निकल के आएगा। चले, नुसरत सहर अब्बासी से ज्वाइन किया, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। नुसरत साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी सलमान, वालेकुम सलाम, खैरियत, अल्लाह का शुक्र। आपके पास कोई इत्तला है, कोई खबर है, कुछ पता चला है कि निगरां वजीर आज़म हमारा कौन होगा? ये इंतकाल इक़्तिदार निगरां सेटअप को करना है, लेकिन करना किसको है, ये एक अहम सवाल है। व्हाट डू यू थिंक, कौन हो सकता है नाम? 30-32 नाम तो आ चुके हैं अभी तक। सलमान, जब इस तरह का कोई सवाल पूछ रहे हैं तो यकीन मानो हंसी आती है कि यार क्या सिचुएशन है हमारे मुल्क की इस वक्त, और ऐसे ऐसे नाम सर्कल हो रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, और एकदम ब्रेकिंग चल जाती है और न्यूज में आता है या फिर सोशल मीडिया पे नाम चलते हैं, तो लोग खुद भी हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हमारा नाम भी चलवा दो निगरान मिनिस्ट्री में हमारे नाम। बिलीव मी अपनी प्रोफाइल हमें भेज रहे हैं कि ये इसको सर्कुलेट करते हैं अपने हलकों में। तो ये हालत हो चुकी है हमारे मुल्क की कि कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल, ऐसी शख्सियत जिसके हाथों में बागदौड़ दी जाए। और दूसरी बात ये कि इस वक्त ये जो
हमारी पीडीएफ है ये, इसमें जितने भी पार्टियां ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, इतनी कंफ्यूज हैं क्योंकि इनको अब समझ नहीं आ रहा, क्या भरोसा नहीं कर पा रहे एक दूसरे पे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पीपल्स पार्टी नाम पुटअप करेगी मुस्लिम लीग नून को एतराज होगा, मुस्लिम लीग नून नाम पुटअप करेगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एतराज होगा, मौलाना साहब को एतराज होगा। भरोसा नहीं है एक दूसरे पे, क्या वजह है? हाँ, भरोसा नहीं है। और दूसरी चीज कि ये भरोसा, ये तो इनका आपस में इत्तेहाद है, वो भी तो हमें सबको समझ आ रहा है ना कि ये इत्तेहाद किस वजह से, सबको अपने अपने मफादात हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े आपस में इनकी मोहब्बतें हो गई और जनाब बड़ी इनकी अच्छी रिलेशन हो गई। एक दूसरे को गालियां देने वाली पार्टियां, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने वाली पार्टियां, एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाने वाली पार्टियां, वो पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो ही नहीं सकती। ये पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं है। हमने तो बचपन से इन दो पार्टियों को ही देखते आए हैं जो लड़ते लड़ते हुकूमतें करती रही। अब तीसरे इमरान खान आ गए तहरीक इंसाफ, उसको भी उन्होंने ऐसी हालत कर दी है उस पार्टी की कि उसके चेयरमैन को उठाकर जेल भेजकर उनके बाकी लोगों का जो हाल किया। तो इस वक्त, ऐसे वक्त में हमें तो मुझे जरदारी साहब का वो बयान याद आ रहा है जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हमने इनको नहीं गिराना है, ये खुद गिरेंगे। तो आप इससे इत्तेफाक करती हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, ये इन्होंने कहा था। और जरदारी साहब की तो बड़े स्टेटमेंट हैं, ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसके बाद मैं फलां हुकूमत मैं बनाऊंगा, फलां का मैं करना है। तो मतलब इस तरह की स्टेटमेंट आते रहे हैं हमारे मुल्क में। और दूसरी चीज कि इस वक्त हम अवाम, सलमान, आप, मैं या मेरी पूरी सिंध की या पूरे चारों सूबों की अवाम, पूरे पाकिस्तान की अवाम, किस कदर इस वक्त हम तकलीफ में, मतलब इन लोगों को अपनी पड़ी है। और अवाम की हालत जो जिस तरीके से अवाम के हालात गुजर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है। यकीन माने दिल से अगर किसी को हमारे मुल्क की परवाह ना, तो हम कहें कि इन पार्टियों में से कोई ऐसी शख्सियत नहीं जिसको हम समझें। चले मैं आपके सामने एक पिछले 5 साल की पार्लियामेंट की जो मुद्दत है उसमें 2 हुकूमतें, एक तहरीक इंसाफ की सरबराह की थी ग़ालिबन 3.5 साल, और तकरीबन 16 माह की हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की। मैं इन दोनों का तकाबली जायजा आपसे कहता हूं कि आपको क्या लगता है, जो पिछले 5 साल रहे जिसमें एक तहरीक इंसाफ के सरबराह वजीर आजम रहे, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम रहे, आप कैसे देखती हैं इन दोनों टेन्योर को? देखिए, इस पूरे जो शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो कुछ हम टॉप पे हमारी हर चीज पहुंच गई है कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि भाई दूध ले लो बच्चों के लिए, या मैं रोटी ले लूं, आटा ले लूं, क्या लूं, मुर्गी, तो सोचे ही ना, मतलब सोचे ही ना इस चीज को। तो इस दौरे हुकूमत में जो कुछ हुआ, अब जो जिस तरीके से आखिरी 2-3 दिनों में धड़ करके उन्होंने बिल तारीख में नहीं हुआ, मतलब किसी अगले, मैं भी 15 साल हो गए, मुझे भी एमपीए रही, मैंने नहीं देखा नेशनल असेंबली में या हमारी असेंबलीज में इतनी तेजी से लेजिस्लेशन हुई है और ऐसे ऐसे बिल यूनिवर्सिटी के पास हुए हैं खुश करने के लिए। खुदा का खौफ करो, अवाम की फिक्र करो, या तुम लोग पार्टियों को खुश करने में लगे हो। तो ये दौरे हुकूमत। लेकिन अगर इमरान खान का भी दौरे हुकूमत मैं देखूं तो उस वक्त भी हमें भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम इत्तेहादी थे इनके। लेकिन मैं बार बार, मेरी तो 4-5 मुलाकातें बिल्कुल फेस टू फेस इमरान खान साहब से हुई और मैं बार बार उनको कहती रही, लेकिन ये था उनको पता ही नहीं होता था। अगर सिंध के हवाले से कुछ डिसीजन लेने होते थे, हर मीटिंग में मैंने कहा था, इमरान खान साहब प्लीज आप अपने मिनिस्टर से कह दें, आप तो उनको कह देते हैं, हुक्म दे देते हैं, लेकिन बाद में इम्प्लीमेंट नहीं होता कि ये भी काम करना था, ये भी करना था, इत्तेहादियों के ये काम है, हमारा तो खैर कोई काम नहीं हुआ, ये ना हमारे वोटर्स का। तो ये चीजें थी कि उनके जो कैबिनेट थी वो उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही थी। वो इमरान खान, वो तो कहते हैं कि मैं हुकूमत चला ही नहीं रहा था, हुकूमत तो कोई और चला रहा था, मैं तो बस फ्रंट पे बैठा हुआ था, मुझे तो इख्तियार आते ही नहीं थे। अच्छा ये चीज तो सलमान, अब यहाँ पे ये जो हुकूमत चल रही है कौन चला रहा है, बस करें। हम भी यहाँ से बचपन में से लेकर यहाँ तक जवान हुए, सारी सियासी तौर पे पाकिस्तान की एक मतलब वो सही दावा कर रहे थे, अगर आपसे पूछें तो ये मुल्क में ऐसे ही होता है। हुकूमत जो वजीर आजम की सीट पे बैठा है, क्या वो चला रहा होता है या दूसरे चला रहे होते हैं? यहाँ हमारा मुल्क चला कौन रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। डिसीजन पहले लंदन से होते थे, पहले भी होते थे, पता नहीं कब से फिर दुबई से होने लगे फैसले, फिर पता नहीं कहाँ से फैसले होते हैं। हमारे मुल्क में फैसले खुद कहाँ होते हैं, करने वाले करते हैं जो जिस तरीके से। तो हमारा तो बच्चा वैसे भी मकरूज है, वो बेचारा देख रहा है, ये बड़े हमारे बैठे हुए फैसले करते हैं अपने मफादात की, अपनी सेटिंग, अपनी क्या करनी है आगे, हमारा क्या फ्यूचर है, हमारी पार्टी का क्या फ्यूचर है। अरे भाई, मुल्क का क्या फ्यूचर है, मुल्क के बच्चे का क्या फ्यूचर है, हमारा क्या फ्यूचर है, नौजवानों का क्या फ्यूचर है। यहाँ पर लैपटॉप बांट देने से आपने समझ लिया कि आपने फ्यूचर बना दिया लोगों का। हालात बहुत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि बाहर मुल्कों से कोई बेचारे आए ईद मनाने या कुछ है, वो कत्ल हो गए।
उनकी जिंदगियां खत्म हो गई। वैसे आम मैं निकलूं, मेरी बच्चियां निकले, कोई भी निकले ना रात को 2-2:30 बजे, तो आप महफूज ना समझो कि भाई ये वापस खुदा न खासा सही सलामत आएंगे या लुटपुट के आएंगे या खुदा न खासा कोई मर्डर कर देगा। ये हालात है, और उसके बाद आपका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। तो अच्छा चले, मैं थोड़ा आगे भी बढ़ता हूँ। ये उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। उसामा भाई ये बताइएगा, ये पिछले 5 साल में पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूँ, अभी तो पहले तहलील कर दी गई है, 1 आध दिन पहले हो चुकी है तहलील, लेकिन इसमें शहबाज शरीफ साहब पहली बार वजीर आजम बने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहली बार वजीर खारजा बने, तहरीक इंसाफ के सरबराह पहली बार वजीर आजम बने थे। तो आपको ये पार्लियामेंट का अगर मैं पिछले 5 साल का तकाबली जायजा आपसे कहूं कि आप तहरीक इंसाफ के सरबराह की हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की हुकूमत का तकाबली जायजा करें, तो कैसे देखते हैं, किस तरह से आवाम याद रखेंगे इस टेन्योर को 5 साल के? जिस तरह आपने कहा ना, पहली बार वो हुआ, पहली बार आवाम भी बड़ी जलील हुई, पहली बार आवाम भी बड़ी उल्लू बनी है। वैसे तो ये भी पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, वो महंगाई मुकाओ मार्च से जिस तरह से काम हुआ, फिर जिस तरह अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने मामलात के लिए आकर बैठ गए, ये भी पहले कभी नहीं देखा गया। मैं शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उन्हीं के अल्फाज दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा जी कि शुक्र है अवाम की हमसे जान छूटी, ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है। शुक्र है अवाम की हमसे जान छूटी। बदतरीन उन्होंने कहा है कि ये 5 साल जो असम्बली के रहे हैं हम शर्मिंदा हैं, उन्होंने कहा, और तारीख में इससे बुरी कोई असम्बली या कारकर्दगी कभी नहीं रही। तो उसमें जाहिर है कि उन्होंने इंसाफ को भी शामिल किया है, मगर अपने उन्होंने 16 महीने भी गिनवा दिए हैं। और ये जो पार्लियामेंट जिसको फजलुर रहमान साहब जाली कहते रहे, और उसके बाद जाली पार्लियामेंट में उनके बेटे वजीर भी बन गए, उनकी काबीना में भी लोग आ गए, खैबर पख्तूनख्वा में सब ले लिया, मगर अब पता ये चल रहा है, आज हमारे ब्यूरो चीफ बोल्ड न्यूज इस्लामाबाद सदीक जान ने खबर दी है कि अब खाते खुलने वाले हैं। मसला ये हो गया है, और उसकी पहली झलक आपने खैबर पख्तूनख्वा में देख ली है। जो सारी काबीना एक दिन फारिग हो गई है, सारी की सारी, कुछ के इस्तीफे ले लिए गए हैं, 19 के शायद, और बाकी ने कहा जी हम शाम तक दे देंगे, हम जरा शहर से बाहर हैं। तो वो सारे फारिग हो गए हैं, जिनमें मेजोरिटी फजलुर रहमान साहब की जमात के लोगों की थी। तो अब आप सोच लीजिए, बाकी सब कहते थे 3 ANP कहती हमारे हैं, 3 नून लीग कहती हमारे हैं वजीर, 3 पीपल्स पार्टी कहती थी कि हमारे हैं। तो ये निगरान सेटअप था, और अब इससे भी आगे खबर आ रही है कि अब जो निगरान सेटअप आ रहा है उसमें किसी को भी कुछ नहीं मिलना। कोशिश ये थी, इन्होंने नाम भी फाइनल कर लिए हुए थे, आप अंदाजा लगाएं, ये है निगरान सेटअप। क्योंकि कोई आइन कानून, कोई जाब्ता, कोई अखलाकियात, कोई गवर्नेंस, कोई हुकूमत कुछ तो है नहीं, कोई अवाम, कोई मुल्क, कोई रियासत नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये तो बस एक दौर था 16 महीने का कि किस तरह हम अपने जो केस थे वो आते ही खत्म करवाए, उसके बाद जाते हुए दोबारा नैब को टाइट कर दिया। यानी जहां पर आप देखिए कि नैब का चेयरमैन जो अपना ही लगाया हुआ आफ्ताब सुल्तान ये कहकर जाए जी जो काम मुझे कहा जा रहा है मैं नहीं कर सकता, तो आप सोचिए ना फिर क्या होगा। तो ये इनकी कारकर्दगी रही। आखिरी दिन भी आप देखिए खबर क्या आई कि जो प्रॉपर्टीज थी वो रिलीज करवा ली। तो ये तो आए थे, अपने सारे काम करके चले गए हैं, और अवाम का हाल। तो अब इनके खाते खुलने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी बड़ी करप्शन हुई है इंडस्ट्रीज के मामले पर, कुछ फार्मास्यूटिकल के मामले, वो खुलने वाले हैं सारे। तो आने वाले दिनों में काफी ब्रेकिंग न्यूज होगी। तो फिर ये तमाम खाते खोलेंगे, उसके बाद फिर इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। इसी सवाल के साथ मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी सवाल से अपनी ट्रांसमिशन आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइए करें। जनाब एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, और नुसरत सहर अब्बासी साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। महमूद मौलवी साहब ये बताइएगा, अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्योंकि आपने एक तवील अरसा उनके साथ काम किया, तहरीक इंसाफ के सरबराह की डाउनफॉल आप कह लें, हुकूमत जाने कह लें, क्या वजूहात थी कि उनकी हुकूमत चली गई और आज वो इन हालात का शिकार हैं? आप किस तरह से समराइज करेंगे इसको? देखिए, मैं इसको समराइज ऐसे करूंगा कि चेयरमैन की एक आदत थी कि वो सबको चोर कहते थे, चाहे वो पार्टी के अंदर हो, चाहे अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हो, सिवाय उनके नजर में बाकी सब लोग चोर। और वो माइंडसेट लेके, वो पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं होता कि हर एक को देखे ना, हर एक से आदमी कंसंट्रेशन रखते रहे। पॉलिटिक्स जो है वो ये सियासी तौर पर चोर कहा करते थे, या वाकई में वो समझते थे कि ये इन्होंने चोरी की है? या लेकिन मैं बताऊं, पार्टी के कितने सीनियर जो कि 25 साल 30 साल के लोग थे, वो कहते थे, जो वो उनसे मिलकर बाहर जाता था, वो दूसरा जो बैठा होता था कहते देखो ये चोर है।
उसी हिसाब से वो जरदारी साहब को भी चोर, मौलाना फजल रहमान को भी चोर, नवाज शरीफ को भी चोर। भाई देखिए, ऐसे ये चोर चोर कहने से हुकूमतें नहीं चलती। आदमी खुद के गिरबान में भी तो बहुत सारी चीजें। तो फिर ऐसा क्या हुआ? एक चीज ये भी ना, गिरफ्तारी से पहले जो, अब खैर मीडिया में तो नहीं चल सकते उनके बयान, लेकिन वो जाहिर सी बात है यूट्यूब पर किया करते थे, गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को मिल बैठ के कोई हल निकालना चाहिए। एक ऐसा शख्स जिसने अपने दौरे इख्तिदार में कभी ये नहीं कहा कि मैं अपोजिशन के साथ बैठ जाऊं, मतलब उसकी वजह देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, उनको पावर खोने का बहुत बड़ा गम था। अच्छा, वो बाय हुक और बाय क्रुक पावर में रहना चाहते, जो कि एक पॉलिटिकल आदमी से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते। देखिए, जब आपको प्रॉपर एज पर नॉर्म्स आपकी हुकूमत हटाई गई है तो आपको उसूली तौर पे ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। इतनी हैवी मैंडेट के साथ आप ऑपोजिशन में बैठते। जब आप लोगों ने कौमी असेंबली का बॉयकॉट किया था, जब आप लोगों की हुकूमत गई थी, आप लोगों ने समझाया नहीं कि यार ये फोरम नहीं छोड़ते हैं। 2018 के इलेक्शंस में, सर मेरा सवाल पूरा कंप्लीट कीजिए, सुनिएगा, ये 2018 के इलेक्शंस के अंदर ना सिर्फ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को बल्कि पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ्फुज़ात थे। मुस्लिम लीग नून ने तो बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप फोरम खाली ना छोड़ें। तो सर ये बात, आप लोग तो सियासी लोग हैं, आपने नहीं समझाया कि कौमी असेंबली नहीं छोड़ सकते? देखिए, मैं आपको बता दूं, 80% पार्टी के लोग कहते रहे कि हमें जो है ऑपोजिशन में बैठना चाहिए, और जहां तक पंजाब और KPK का है, 99% लोग जो है कहते रहे कि हमें जो है हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, बदकिस्मती ये है कि देखिए, पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, वन मैन शो। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि जी पार्टी जो है हमें जो है असेंबली से इस्तीफा देना चाहिए, सबको जो है असेंबली से इस्तीफा दिलवा दिया। उसके बाद आप ये देखें यू टर्न कैसे हुआ, कहने लगा नहीं जी हमको जो है असेंबली में जाना है। ये देखिए, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। ठीक है, उसामा भाई ये बताइएगा, आप भी ये समझते हैं कि इनके डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह या तहरीक इंसाफ के सरबराह आज जिन हालात में है उसकी जिम्मेदारी उन पर खुद भी आयद होती है? क्योंकि उन्होंने जिस तरह के फैसले किए हैं, सबसे बड़ी बात, आप एक पॉलिटिकल शख्सियत होने के साथ आप किसी दूसरे पॉलिटिकल शख्सियत की मौजूदगी को एक्सेप्ट ना करें, या आप समझें कि नहीं ये ताकत का हर महवर मैं ही हूं, बाकी जो है वो चोर हैं, डकैत हैं, वो बेईमान है, मैं सादिक हूं, मैं अमीन हूं, तो यहां से आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। देखिए, उनका जो वैसे मशहूरी, मकबूलियत, कबूलियत, पॉपुलर होना, हुकूमत में आना, वो भी इसी पैराए में था, इसी ये करप्शन के हवाले से जो उन्होंने बयान बनाया था उसी में था। महमूद मौलवी साहब ने जब उनको ज्वाइन किया तब भी वो पिछले 10, 15, 20 साल से करप्शन के खिलाफ बात कर रहे थे। उस वक्त भी यही सब था और वो इनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते थे जरदारी साहब। लोगों ने वोट इसी वजह से दिया था, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद वो 90 दिन का प्लान था, उसका क्या हुआ सर? कितना पैसा वापस आया मुल्क के अंदर बाहर से जो लूटा गया था? जो वो मुराद सईद साहब कहते थे कि 100 अरब रुपए लेकर आएंगे, उनमें से 1-आध अरब चले, आधा अरब, पौना अरब कोई आया हो? और मैं इस पर आता हूं, उसके साथ आप ये देखें कि जिस मुश्किल में इस वक्त वो हैं, इससे नवाज शरीफ साहब भी गुजर चुके हैं, इससे जरदारी साहब भी गुजर चुके हैं। तो फिर उन्होंने तो क्या इसी तरह का बयान बनाया था कि जी कोई नहीं हुआ है, हम ही हैं सिर्फ, वो भी मतलब किसी हद तक नवाज शरीफ साहब का कह सकते हैं। जरदारी साहब ने फिर मुफाहमत का किया, उनके लिए मुश्किलात रही। तो ये हमारी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि जब आप एक दफा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फिर आपने उसके बाद जेल जरूर जाना है, तो वो तो ये है ही है। बाकी इसमें बहुत वजूहात हो सकती हैं, बहुत सी कमजोरियां हो सकती हैं। जहां तक बात है कि आखिर उनके साथ क्या हो गया, उनके साथ वही हुआ जो आप कह सकते हैं हर हुकूमत के साथ होता है। कितनी हुकूमतें हैं जो हम कह सकते हैं बड़ा आइडियल उन्होंने परफॉर्म किया पाकिस्तान में आकर। अगर ये 16 महीने देख लें तो आपको तो वो एक शायद जन्नत का नजारा पेश करेगा कि जनाब 150 का पेट्रोल था, अब 290 का है, 73 का है। डॉलर जनाब 180 का था तो अब 290 का है। इसी तरह से आप आटा देख लें, अब 150 से ऊपर चला गया। चीनी देख लें, आप घी को देख लें, यूटिलिटी स्टोर की कीमतों में इजाफा देख लें।
अभी ये पता लग रहा है कि जो पानी और के बिल हैं सीवेज के, उनमें 400 गुना इजाफा हो गया है। तो अगर आपने मवाजना करना है, अभी ये देखिए ना, ये इसमें तो सारी पार्टीज थी जो इस्टेब्लिश्ड पार्टीज थी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पार्टीज कह सकते हैं, तहरीक इंसाफ को अगर माइनस कर दें तो वो सब इकट्ठी थी। तो ये तो अब महमूद मौलवी साहब भी मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा कि वो ये कहें कि नहीं ये 16 महीने नहीं सर, मैं यहाँ पे सर एक जसारत करना चाहूंगा सर, मुझे मेरी रहनुमाई कीजिएगा उसामा भाई। सर मुझे एक बात बताइए, अगर ये नो कॉन्फिडेंस की मोशन नहीं आती और तहरीक इंसाफ के सरबरा की हुकूमत चलती रहती, तो आपको लगता है ये 150 पे पेट्रोल रुका रहता? ऐसा पॉसिबिलिटी थी सर अगले 1.5 साल के लिए ऐसा होता? कतई नहीं, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि उनकी हुकूमत जा रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला मामला उनको पता लग रहा था, तो फिर उन्होंने डिसीजन लिया। अब 5 साल कोई भी अगर पूरा नहीं करेगा तो वो यही होगा, और यही नून लीग ने भी जाते 2018 में किया था, यही तो अलमिया है। और अगर तहरीक इंसाफ को 5 साल पूरे करने दिए जाते तो यकीन करें कि ये जरूरत ना रहती जो कुछ आज हुआ है उसकी, तो खुद ही लोग डिसाइड कर लेते हैं। सर वो जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं ना, इस वक्त महंगाई वाकई में बहुत ज्यादा है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आम इंसान की जिंदगी बहुत मुश्किलात, परेशानी, एक आम इंसान तो छोड़ें, मतलब लोअर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, अपर मिडिल क्लास की भी हालात बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन सर सवाल ही पैदा होता है, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि ये जो 16 महीने गुजरे हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, ये इसके जिम्मेदार हैं। सर मेरा बुनियादी सवाल उनसे ये होता है कि अगर ये मैं 16 महीने ये पीडीएम की हुकूमत को हटा दूं और इस वक्त तहरीक इंसाफ के सरबराह की हुकूमत होती, तो आपको क्या लगता है, आपको गुमान है कि आपको लगता है कि ये महंगाई नहीं होती? इसमें तो अब हमने तो फैक्ट्स देखने हैं ना, और अंदाजा अगर लगाना है तो यकीनन होती, शायद इतनी ना होती, इतनी तो कतई ना होती। क्योंकि उसके बाद देखिए जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, उसके बाद आपने क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखी, आपने देख लिया कि वजीर खजाना डिसाइड नहीं हो रहा था, मिफ्ता इस्माइल है, उसके बाद इसहाक डार आ गए, हालात आप देख लीजिए कहां से कहां चले गए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आपके मुल्क में आ गया, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, अच्छा तब नहीं तो डेट एक्सटेंड करते रहे, वो खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में नहीं हुए। एक ऐसी गवर्नमेंट है जो आइन के मुताबिक नहीं है, एक अनरिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो कहते हैं आप लोग वोट के जरिए हुकूमत लेकर आएंगे, वहां एक निगरान सेटअप है जो भी और आगे पता नहीं कितना अरसा चलेगा। तो जब तक कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपका निजाम क्या चलना है? सर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं सर, इसके भी 70-80% जिम्मेदार कौन होगा? जिन्होंने कहा कि मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा अगर आप इलेक्शंस में नहीं जाते, जिन्होंने ये बोला था कि मैं अगर अपोजिशन में गया तो मैं जमीन इतनी गर्म कर दूंगा। अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे हुकूमत को, मैं ये बात नहीं कहता कि पीडीएम की हुकूमत को तहरीक इंसाफ के सरबराह को एक्सेप्ट करना चाहिए था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी तो 2018 में मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, दोनों ने एक्सेप्ट किया था। हालांकि जिस तरह की उनके साथ कार्रवाइयां हुई उसके बावजूद उन्होंने कौमी असेंबली का फोरम कम से कम नहीं छोड़ा था। हाँ जी, उन्होंने उस तरह से असेंबलियों का नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने भी लॉन्ग मार्चेस किए थे। उन्होंने भी कहा था कि हम इस को नहीं मानते, वो भी मुसलसल एजिटेशन में रहे थे, वो भी FATF को पास नहीं होने दे रहे थे। उनके लिए बड़े मसाइल, कोरोना में उन्होंने भी बहुत ज्यादा जो भी इकदाम हो रहे थे उसकी खिलाफ आवाज उठाई थी, वो भी ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आइडियल सिचुएशन तो किसी को भी नहीं फिर मिली, तो लिहाजा उस लिहाज से आप देखें तो 16 महीने में अगर उन्होंने बहुत कुछ किया होगा तो क्या इन 16 महीने में हम कह सकते हैं कि मुखालिफिन के खिलाफ कोई केसेस नहीं बने, कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, कोई मुकदमात नहीं बने, 10-10 दफा लोग गिरफ्तार होकर रिहा होकर यहाँ जजेस रोए नहीं है? मतलब मुझे नहीं लगता 3.5 साल में कभी ये मौका आया था कि सुप्रीम कोर्ट बेबस हो कि उसके इक़दाम पर अमल नहीं होता, या जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रो रहे हो कि जनाब आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें तो फिर ही कुछ हो सकता है। तो ये तो हमने उस वक्त नहीं देखा था, तो लिहाजा बहुत बुरी कारकर्दगी रही होगी अगर पाकिस्तान में कभी इलेक्शन होते हैं, अगर जो कि नियर फ्यूचर में तो नजर नहीं आ रहे अभी तो नहीं नजर आ रहा आपको है उसामा भाई? अगर होते, अगर जी अगर देखिए एक दफा जब वो कहते हैं कि जब एक दफा आपने बैरियर तोड़ दिया है आइन का, तो फिर उसके बाद कुछ नहीं रह जाता। जब एक दफा 90 दिन से आगे चले गए, 7.5 महीने तो हो गए केयरटेकर सेटअप को KP में और पंजाब में, अभी और 6 महीने अगर कम से कम होते हैं तो वो आप समझिए 1 साल से तो ज्यादा गुजर जाएगा। तो जब 1 साल उन्होंने 16 महीने तो ये रहे हैं, उतना वक्त तो वो भी गुजार लेंगे। तो उसके बाद फिर देखिए इतनी ख्वाहिश है कि 6 महीने में हो जाएंगे। अब जब आपने कह दिया कि मर्दमशुमारी ये तो अब इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, तो इलेक्शन कमीशन के साथ ही खड़े हुए कि हाँ जी बिल्कुल इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए, तो अब इलेक्शन कमीशन चाहे 5 साल में करवाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या हो जाएगा आपके ख्याल से? इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता इलेक्शन। ठीक है जनाब, चले मैं, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है, नुसरत साहबा भी हमारे साथ काफी देर से वेट कर रहे हैं। नुसरत साहब, आपको भी लगता है इलेक्शंस डिले का शिकार होंगे? ये तो अब खैर सभी को पता है, लेकिन इतने डिले का शिकार होंगे कि भाई फिर आप लोगों को तशवीश शुरू हो जाएगी कि क्या हो रहा है भाई, इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा होगा?
बिल्कुल जी, ओसामा का भी तजज़िया बहुत ज़बरदस्त, और आपके प्रोग्राम्स में भी अक्सर ये चीज़ हो रही है, और हम भी लाजमी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो इतना अरसा सियासत में रहे हैं तो कुछ समझ आ रही है कि इलेक्शन अगर टाइम पे होना होते तो हो जाते, नहीं हो रहा है क्योंकि पंजाब और केपी की सिचुएशन हमने देख ली कि कितने ऐसे निगरान हुकूमतें चल रही हैं। भाई परवाह नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि आइन है मुल्क में, कोई जमहूरियत है, कोई आइन की बुक उठाकर कोई बता सकता है कि भाई आइन ये है, ये कभी बना था और उसके मुताबिक मुल्क को चलना चाहिए। तो जब ये चीज ही नहीं है तो फिर किस चीज का सोचना कि क्या करना। इदारे आपके हाथ में, जिसको चाहे जब चाहे अपनी मर्जी से। इलेक्शन कमीशन तो कभी आजाद रहा ही नहीं ना, हमने तो कभी नहीं देखा। हमने तो देखा कि जो हुकूमत आई उसी का वो इलेक्शन कमीशन गुलाम रहा, मतलब जो कहा इलेक्शन कमीशन ने वही किया। तो वही हमें भी ये नजर आ रहा है कि आगे इलेक्शन दूर दूर तक नहीं होने आ रहे, लेकिन इलेक्शन तो नहीं हो रहे, तो फिर क्या मतलब है, फिर मुल्क का क्या होगा। मतलब ये हमारा मुल्क जिसको जमहूरियत जमहूरियत के नाम पर बड़ी हमने तकरीरें सुनी और हम देखते रहे, लेकिन वो जमहूरियत है कहाँ जिसके तहत ये मुल्क चले। तो जिस हालात में इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क हमारे हाथ में दिया या इनसे पहले हुकूमतों ने मुल्क अवाम के लिए छोड़ा, तो ये मुल्क बहुत बहुत मुश्किल। यकीन माने जब हम कहीं बैठ रहे हैं, किसी सर्कल में बैठ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान का आखिर क्या होगा। जो नए यूथ की जो ड्रीम हमारी है वो आपको मुल्क में नहीं नजर आएगी। दिन रात आप देखें लोग लगे हुए वीजा लगवाने, इमिग्रेशन के पीछे, बस निकलो भाई, अब कुछ नहीं बचा मुल्क में। ठीक है जनाब, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नुसरत सहर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थी, इसके अलावा महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उसामा गाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।